हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब पे। मैं शमशाद वारिस आपके लेकर आया हूँ एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके लिए बेनिफिशियल है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये 4 क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम लोग 12 क्लास में हैं तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक जगह इसका उपयोग होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में हम लोग जानना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, या इसको हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसका मतलब ये है, पहले तो इलेक्ट्रॉन इसके नाम में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन का यूज तो है। इसका विन्यास का मतलब क्या होता है इसको, कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एक एटम के अंदर रहता है या स्थिर रहता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस प्रकार से स्थिर रहता है। जैसे हम लोग एटम का बात करते हैं तो एटम क्या है, एटम हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कण, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट कण या स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग को जानकारी देना। अब हम लोग ऐसे हम लोग को सिंपल पता है कि कितना एलिमेंट हम लोग अभी तक हम लोग को पीरियोडिक टेबल में पढ़ने के लिए मिलता है कि अभी तक हम लोग 118 एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, 118 तत्व के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तत्व के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उसी एटम के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 सब्सटेंस पाया जाता है, 3 पार्टिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन हम लोग इसमें ये पढ़ना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें दिखता है एटम के अंदर, उसी के बारे में हम लोग को सीखना है आज। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग तत्व पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसके एटम, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक एटम में इसका किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विस्तृत रहता है, किस प्रकार से फैला हुआ रहता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का, किस प्रकार से एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको परमाणु कहा जाता है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नाभिक बोलते हैं। जो कि एटम के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर हम लोग को देखने को मिलता है, इस चारों ओर क्या होता है, एक हम लोग को इसके चारों ओर सेल बना रहता है, जिसको हिंदी में हम लोग कोश कहते हैं। और उसी सेल के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना रहता है और किस प्रकार से स्थिर रहता है वहाँ पे, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसका लिखना भी सीखना है कि हर एक एलिमेंट का, हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग 3 महत्वपूर्ण टर्म्स समझने होंगे, जिसमें हम लोग को आता है, सबसे पहले आता है मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये चारों होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये बताया जाता है कि अगर सिंपल हम लोग पहले इसको दिखाते हैं एक तरफ, ठीक है। पहले हम यहाँ पर दिखा रहे कि अभी हम लोग बोले कि बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये इसको हम लोग कोश कहते हैं। इसी कोश, एन को ही क्या बोला जाता है, कोश बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो पहला कक्षक होता है, पहला सेल होता है, पहला सेल या पहला कोश बोला जाता है। पहला सेल का नाम n=1 देते हैं। जैसे सिंपल ये है कि अगर हम लोग के पास n=1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये k को इंडिकेट करता है, और n=2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यही n जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पर जब n का मान 2 रहता है तो इसको हम लोग KL से दिखाते हैं, n का मान 3 रहता है तो इसको हम लोग m से दिखाते हैं, और n का मान 4 रहता है तो इसको L से दिखाते हैं। बस हम लोग इतना ही में काम चल जाता है, और भी आगे लिख सकते हैं। अगर n का मान 5 रहेगा तो उसको O से दिखाएंगे, तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये सेल का नाम दिया हुआ है KLMNOPQ, ऐसे ही रहता है।
अब ये जो पहला, ये तो हो गया हम लोग का नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो पहला सेल हुआ, इसी सेल को हम लोग क्या लिखते हैं, n=1, जिसका नाम क्या लिखते हैं, k। इस सेल को क्या लिखते हैं, n=2, इसका नाम क्या होता है, l। उसके बाद वाला क्या होगा, n=3, उस सेल का नाम क्या होगा, m। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शाते हैं, n=1, n=2, n=3, n=4। अब ये तो हो गया हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं। अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेल है, ये जो कोष है, सबसे पहले इसका नाम भी याद रहना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल है, जो पहला सेल है, इस प्रकार से हम दिखाते हैं कि पहला सेल को, चलिए ये हो गया पहला सेल, इसको सीधा लाइन में दिखा दे, इसलिए कि समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ये तो रहता है ऐसे गोलाकार, लेकिन इसको समझने के लिए हम सीधा लाइन से दिखा दिए, सीधा लाइन से दिखा दिए। इसको हम लोग n=1 बोलते हैं, जो k सेल होता है। उसके बाद दूसरा सेल इसके ऊपर रहेगा, n=2 होता है, जिसको हम लोग l कहते हैं। वैसे इसका तीसरा सेल होगा, n=3 बोलते हैं, इसको हम लोग m कहते हैं। वैसे इसका चौथा सेल होगा n=4, जिसको n कहते हैं। इसी सेल को, गोलाकार सेल को हम सीधा करके ऐसे दिखा दिए, जिससे समझने में हम लोग को आसानी होगा। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखा है कि जब n का मान 1 रहेगा, इसको k सेल कहते हैं, n का मान 2 रहेगा। अब इसमें हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर सीखने वाले हैं, क्या होता है। तो देखो l का जो मान होता है वो 0 से लेके 0 to n-1 तक होता है। जो l का मान होता है वो क्या होता है, 0 to n-1 तक होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये है क्या। अगर हम लोग यहाँ पे समझना ये है, जब l=0 to n होता है, तो जो n का मान जब 1 रहेगा, 1 का मतलब क्या होता है, k सेल। जब n का मान 1 रहेगा, और 1 का मतलब क्या होता है, k सेल, तो k=1 है, तब l का मान क्या क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ। अब यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 - 1 0, मतलब 0 to 0, मतलब इसमें सिर्फ क्या आएगा, l का मान। तो l का मान हम लोग को यहाँ पर l लिख देते हैं ऊपर में, तो l का मान 0 होता है। और जब l का मान 0 होता है तो इसको बोलते हैं s, इसको बोलते हैं s से दिखाते हैं। इसको और समझते हैं, पहले n का मान 2 रहेगा तो इसको दिखाते हैं l से। ये कौन सा सेल है, तो l सेल है, मतलब l कोष है। और इसका जब हम n का मान 2 होता है, तब यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 1 1 आएगा, तो ये l का मान कहाँ से कहाँ होगा, 0 to 1। तो 0 पर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, s, और जब 1 रहता है तो 1 को लिखते हैं p। ठीक है, अब उससे ही यहाँ पर तीसरा आएगा n=3, तो इसको हम लोग लिखते हैं m सेल, m कोष। और जब n का मान 3 रहेगा, 3 - 2 यहाँ पर कितना आएगा, 2, तो ये कहाँ से कहा जाएगा, 0 1 2। तो 0 पर तो हो गया s, 1 पे हो गया p, और 2 पे हो गया, p के बाद आता है d। वैसे ही जब n का मान 4 रहेगा तो इसको बोलते हैं n। ठीक है, अब n पर यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 - 1 3, तो कहाँ तक जाएगा, 0 पर हो गया s, 1 पे हो गया p, और 2 पे हो गया d, और यहाँ से 3 पे हो जाएगा f। अब ये सब होता क्या है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ सिंपल चीज़ है, जब n=1 पे सिर्फ ये जो आता है l का मान, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो l का मान क्या आ रहा है, s आ रहा है। s होता क्या है, तो ये जितना भी लिखा हुआ है, ये जितना भी है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसको हो गया सेल, ये होता है उप सब सेल या उपकोष, तो इसको हम लोग कहते हैं उपकोष। इसको इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो इंग्लिश में नाम होता है इसका सब सेल, इसको बोलते हैं सब सेल या उपकोष। अब ये रहता कैसे है, अभी हम बोले कि n=1 पे ये क्या है, पहला सेल है या पहला कोष है। इसी कोष में अब और क्या रहता है, उपकोष रहता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब एक बड़ा सा घर होता है, घर के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा घर रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक कोष होता है। इस कोष के अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारे क्या होता है, उपकोष होते हैं। जब n=1 है तो सिर्फ कौन सा उपकोष आ रहा है, s वाला, सिर्फ कौन सा उपकोष आ रहा है, s वाला।
तो इसमें जब यहाँ पे जब ये पहला है n=1 तो इसमें उपकोष कौन सा आ रहा है, इसको ऐसे हम लोग घर से दिखा देते हैं। ये कौन सा, तो ये कौन सा है, तो S वाला उपकोष है। अब इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रहता है और उसको हम लोग देखें किस प्रकार से रहता है। अब जैसे n=2 हुआ था तो n=2 में कौन कौन सा उपकोष आ रहा है, S और P। तो देखो S थोड़ा छोटा होता है और P बड़ा होता है, इसको भी समझेंगे, ठीक। वैसे ही जब n=3 रखते हैं तो n=3 पर SPD 3 घर आता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये 3 हम लोग बोल सकते हैं उपकोष या सब सेल आता है। तो ये S हो गया, यहाँ पे ये P हो गया और यहाँ पे ये D हो गया। ये यहाँ पर P लिख लेंगे, यहाँ पर D लिख लेंगे। जैसे ही n=4 होता है तो इस पर कौन कौन सा सब सेल आता है, उपकोष आता है, तो SPDF। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D और लास्ट में यहाँ पर रहेगा, इसको तो और बड़ा कर देते हैं, n=4, इसको KMN बोल रहे। तो यहाँ पर ये हो गया F। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आता है। अब ये एक सेल के अंदर, अब यहाँ पर देखेंगे इस सेल के अंदर सिर्फ एक घर रहता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सब सेल या उपकोष, जो S रहता है। और दूसरे में कितना रहता है, दूसरे में 2 गो रहता है, S और P। और तीसरे में कितना रहता है, SPD। और चौथे में क्या रहता है, SPDF। तो ये 4 इसमें उपकोष आ जाता है चौथे वाला सेल में, ठीक है। और इसके आगे भी होता है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत है, F के बाद G भी आता है जो अगले वाला में आता है। तो उसको यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्यों जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो सिर्फ हम लोग इतने ही में कंप्लीट हो जाता है टोटल का, जितना भी एलिमेंट है, जितना भी तत्व है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी में हम लोग लिख पाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला रख दिया मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। इसको हम लोग दिखाते हैं ml से। अब ml का जो मान होता है वो 12+1 के बराबर होता है। ml का जो मान होता है वो 12+1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आएगा कि जब l का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तब m का मान, इसलिए कि हम लोग कहाँ तक लिए, 3 तक आया है, l का मान 3 तक आया है, 3 तक यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। जब l का मान 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर l=0 पर ml का मान क्या क्या आएगा, 2 × 0 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो इसमें जब l का मान 0 रख रहे हैं तो ml का मान कितना आ रहा है, ml का मान 1 आ रहा है। जब ml का मान 1 आ रहा है मतलब ये बता रहा है, अगर 0 रख रहे हैं तो ml का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है, 0 क्या इंडिकेट करता है, S सेल को। 0 किसको बताता है, S सेल को। ये बताता है कि ये S सेल में, ये बताता है ये कि S सेल में कितने कक्षक है, कितने ऑर्बिटल है। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑर्बिटल। कहने का मतलब इसमें सिर्फ एक ही घर होता है, इस सेल में इसके अंदर एक ही घर होता है, इसलिए इसमें कितने ऑर्बिटल है। तो इसमें ऑर्बिटल बोले या हिंदी में बोलते हैं कक्षक, तो इसमें ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये S जो सेल है तो इसके कितने कक्षक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑर्बिटल। इसके कितने ऑर्बिटल है, S में कितने घर है, तो S के अंदर सिर्फ एक ही है। वैसे ही अगर इसको हम लोग निकालते हैं L = 1 पे, L 1 कब होता है, तो इसको हम लोग क्या है, P के लिए होता है। L = 1 पे कौन सा आता है, सब सेल P आता है। और P के लिए तो P पर ml का मान देखेंगे तो ml = 2 × 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब ये है कि P कक्षक के पास, P सब सेल के पास, P उप सेल कोष के पास कितना घर है, तो 3 घर है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 कक्षक है या 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं P का, ये P का स्ट्रक्चर हो गया। ये कितने घर बना के रखा है, कितने कक्षक बना के रखा है, तो ये 3 ऑर्बिटल बना के रखा है, जैसे कि 1, 2 और 3। तो इसके पास 3 ऑर्बिटल है, ये 3 कक्षक है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कितने घर बना के रखा है, P वाला 3 बना के रखा है। वैसे ही जब L का मान 2 लेंगे
तो 2 पर इसको क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। कौन सा उपकोष होता है, तो डी वाला उपकोष होता है। इस पर हम लोग जब ml का मान निकालेंगे, ml का मान 3 × 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 + 1, सॉरी कुछ गलती हो रहेगा, हाँ 2 है, तो 2 × 2 + 1 तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है डी कक्षा, डी सब सेल के पास, ये जो डी सब सेल है इसके पास, पहले तो यहाँ पी पर दिखा लोगे, पी के पास कितना घर है, 3 है। तो डी जो सब सेल है उसके पास कितना घर है, 5 घर है। इसका मतलब पी डी जो है ये डी कक्षक हो गया, और डी के पास 5 घर बना हुआ है, मतलब 5 गो ऑर्बिटल है, या बोल सकते हैं 5 इसके पास कक्षक है। वैसे ही जब एल का मान 3 लेंगे तो ये किसको दर्शाता है, एफ को। तो एल बराबर 3 पर अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एम एल बराबर 2 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है कि जो एफ जो उपसेल है या उपकोष है, या बोल सकते हैं सब सेल है, उसके पास कितने घर है, तो उसके पास 7 घर है। इसका मतलब ये जो डी एफ है, तो एफ कितना घरों में बटा हुआ है, 7 घरों में, 2 2 4 2 6 1 7, तो ये एफ का सेल हो गया। यहाँ से दिखा सकते हैं डी कितना भाग में बट रहा है, 5, डी 5 घरों में बट रहा है, और ये 7 घरों में बट रहा है, ये 7 घरों में बट रहा है। इस प्रकार से इसका बनावट रहता है। एक बोल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे यहाँ पर, ये है n का मान, ये बताता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। उसके अंदर जो ये क्या सब सेल था, सब सेल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, उस सब सेल के अंदर भी क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। उस सब सेल के अंदर जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स दिख रहा है, इसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इस प्रकार से ये तीनों नंबर का मतलब होता है। सारी चीज़ क्लियर है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब देखते हैं कुछ रूल आए, जिसको पहले सबसे पहले रूल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, अफबाउ का नियम, जिसको बोल सकते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या बता कर गए कि परमाणुओं की तल स्तर कक्षकों की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी चाहे इंग्लिश समझने की बात है, यहाँ पे इसका मतलब हम समझा दे रहे। बोले क्या ये कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरता है, तो इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिसका ऊर्जा, जिस ऑर्बिटल का ऊर्जा या बोल सकते हैं जिस कक्षक का ऊर्जा सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पे भरेगा। तो इस बात को कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल का ऊर्जा सबसे कम होता है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है। इस नियम के आधार पर बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल का ऊर्जा सबसे कम है, या किस सब सेल का ऊर्जा सबसे कम है, वो किस आधार पर बता सकते हैं, n+l के नियम के आधार पर। n+l अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही समझे थे कि n+l होता क्या है, जैसे कि n+l बता रहे, ठीक। अब हम लोग जब भी लिखते हैं तो किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, जब n का मान 1 रहता है, थोड़ा देर पहले ही देखे थे, जब n का मान 1 रहता है तो कौन सा सेल आता है, सिर्फ उपकोष कौन सा आ रहा है, उप सब सेल कौन आ रहा है, s आ रहा है, मतलब l का मान क्या हो रहा है, 0। तो n का मान 1 पे सिर्फ l का मान 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब पहला यहाँ पर ये सेल है, अब इसका नाम कैसे इंडिकेट करते हैं उसको बात को ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे n = 1 लिख दिए, इसका मतलब ये कौन सा सेल को दिखा रहा है, k सेल को दिखा रहा है, ठीक है। अगर n = 1 लिखे, इसका मतलब ये कौन सा सेल को दिखा रहा है, k सेल को दिखा रहा है। थोड़ा सा और इसको स्पेस, चलिए ठीक है। अगर n = 1 लिखे तो ये k सेल को दर्शाता है। इसको इधर लिख देते हैं, n बराबर ये 4 है, ये n सेल को दर्शा रहा है। अब k = 1 पे ये पहला सेल को दर्शा रहा है, पहला कोष को दर्शा रहा है।
अब इस पर L का मान सिर्फ क्या आता है, L बराबर 0 आता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, S से दिखाते हैं। और ये कौन सा सेल है, कौन सा सेल है, कौन सा, हम लोग बोल सकते हैं कोस है तो 1 है, इसीलिए इसके आगे क्या लिख देते हैं 1। तो ये इंडिकेट करता है जो ये S कोस उपकोष है, जो S सब सेल है उस किस सेल से बिलोंग कर रहा है, ये n=1 सेल से, मतलब K सेल से बिलोंग कर रहा है। वैसे ही सिर्फ इसमें एक ही रहता है, वैसे जब n=2 होगा तो ये तो कौन सा सेल हो गया, ये L सेल हो गया। इसका कौन कौन सा सब सेल होता है, कौन कौन सा उपकोष होता है, तो S और P होता है, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो S को यहाँ पर 2S से दिखाएंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दूसरे सेल का कौन सा, ये सब सेल है, कौन दूसरे सेल का सब सेल है, मतलब जो सब सेल है S वो कौन सा सेल का है, तो दूसरे सेल का है। और यहाँ पर ये भी 2P लिखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है ये जो P सब सेल है, जो P उपकोष है किस सेल का है, तो दूसरे सेल का है। तो वैसे ही n=3 पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं n=3 पर यहाँ पर 3 सब सेल आया है, या उपकोष आया S P D। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, 3S 3P 3D। ये 3 क्यों लिख रहे हैं, इसका सिंपल यही मतलब है कि S दिखा रहे कि ये जो उपकोष है, ये सब सेल है, ये किस वाला सेल का है, तीसरा सेल का है। ये जो P सब सेल है, उपकोष है, किस वाला सेल का है, किस वाला कोष का है, तो तीसरा। वैसे यहाँ पर 3 का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे n= अगर 4 लिखते हैं तो ये इसमें क्या क्या आएगा, 4S 4P 4D, यहाँ से 4F भी आ जाता है इसमें। अगर n=5 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 तो उसमें लिखे नहीं है, इसको MNO दिखाया जाएगा। अब n=5 पे यहाँ पर क्या आएगा, 5S 5P 5D 5F, इसमें एक और बढ़ जाएगा, 5G भी आ जाएगा। लेकिन 5G तक हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता, तो लिखना चाहते थे यहाँ पर 5G लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके आगे अगर 5G लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तब 5G का जरूरत नहीं पड़ता, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। अब वैसे अगर n=6 कर दे तब यहाँ से क्या आएगा, 6x 6p 6d और 6f। उसके बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिखने की आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ता है। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से ये लिख दिए, ये लिखने का तरीका होता है। ये बहुत कोई भी आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ हम लोग को क्या है, n=1 पे पहला सिर्फ उपकोष आता है S, जिसे सब सेल बोलते हैं S। तो ये n1 इंडिकेट कर रहा है क्या, कि ये कौन सा सेल का है, पहला सेल का है। वैसे ये सब 2 इंडिकेट कर रहा है, इसका आगे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये दूसरा सेल का इंडिकेट कर रहा है। तो इन्होंने बताया था कि इसका जो ऊर्जा स्तर होता है, किसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है, उसको निकालने का तरीका बताया था। जैसे मान लो कि इसका ऊर्जा स्तर निकालना चाहते हैं 1s का, तो 1s का ऊर्जा स्तर अगर निकालना चाहते हैं तो 1, यहाँ पर क्या फार्मूला दिया है, n+l। तो n का मान कितना है 1, और l, तो l का मान कितना है, l का मान यहाँ पर, s का मतलब क्या होता है 0, यहाँ पर 1 आ गया। वैसे ही दूसरा लिखा हुआ है 2s, तो 2s में यहाँ पर क्या है, n का मान 2 है और s का मान कितना है 0, तो इसका मान कितना आ गया 2। वैसे ही 2p में यहाँ पर कितना है, n का मान 2 है और p का मतलब क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया 3। वैसे ही आगे निकालेंगे 3s, तो 3s में n का मान कितना है 3 और s का मतलब क्या होता है 0, तो ये कितना आ गया 3। वैसे ही 3p में n का मान कितना है 3 और p का मतलब कितना है 1, तो ये कितना आ गया 4। वैसे ही अगर 3d निकालते हैं तो 3 + d का मान, तो d का मतलब क्या होता है 2, तो कितना आ गया 5। वैसे ही अगर 4s का निकालते हैं तो 4s का मतलब क्या है, 4 का मतलब n का मतलब n का मान हो गया 4 और s का मतलब होता है 0, तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से ऊर्जा स्तर देख कर पता चल रहा है, जिसका मान n+1 का मान जिसका अधिकतम होता है ऊर्जा, उसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका आ रहा है 1s का, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा, ये 1 वाला में। ये सब के आगे लिख सकते हैं, ये 2, ये हो गया 3d और ये हो गया 4, ठीक। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 4s है, यहाँ पर क्या है ये 4s है, इसका मान कितना आया 4 आया, यहाँ पर 3d है, तो ये पहले वाला
ये 3D बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 3D और 4s में कंपेयर करते हैं तो 4s का ऊर्जा स्तर कम है और 3D का ऊर्जा स्तर ज़्यादा है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 4s में भरेगा। कहने का मतलब यहाँ पर कि ये जो n=4 है तो इस सेल में, पहले वाला सेल में पहले 4s में भरेगा तब 3D में भरेगा, इसलिए 3D का ऊर्जा स्तर इनके हिसाब से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले ऊर्जा स्तर 3D का अधिक है तब 4s का है, इसलिए पहले 3D में नहीं भर के पहले 4s में, 4s का ऊर्जा स्तर कम है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, इसमें भरेगा, इसमें पहले नहीं भरेगा। तो इस प्रकार से अब बार बार इतना हम लोग निकाल कर तो नहीं चेक कर सकते हैं कि ऑब्वियस कि ऊर्जा स्तर किसका ज़्यादा है और किसका कम है। इसके लिए इसका एक ट्रिक दिया गया है कि यहाँ पर ट्रिक के अनुसार भर सकते हैं कि किसका ऊर्जा स्तर कम होता है, किसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है, वो ऐसे ही यहाँ से बता सकते हैं। और उसको कैसे बताएंगे यहाँ से ध्यान से देखना है। होता क्या है कि सबसे पहले हम तो ये तो देख लिए कि 1s का सबसे ऊर्जा स्तर कम होता है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से और इसे बैक जाना है। ये ऐसे तिर्यक लाइन होता है ना डायगोनली, जिसको हम लोग विकर्ण के हिसाब से बोल सकते हैं। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते जाना है विकर्ण में। एक बार बैक जाना है, फिर वापस आना है, फिर बैक जाना है, फिर वापस आना है, फिर बैक जाना है, फिर वापस आना है, फिर बैक जाना है, फिर वापस आना है। इस प्रकार से हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है। तीर का निशान यहाँ दे देते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिलअप किस प्रकार से करना है। तो ये साफ साफ समझ में इसमें अब आ रहा है कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद ऐसे आ रहे तो कैसे जा रहे 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3 के बाद 4s में, अब 4s के बाद 3d में जा रहे हैं। तो इससे डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि हम लोग किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करना है। तो इन्होंने बताया किनके द्वारा पता चला कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो ये बताया गया अपबाउ नियम के तहत, या आप बोल सकते हैं अपबाउ प्रिंसिपल के तहत कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सेल में होना चाहिए। तो ये तो पता चल रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, 1s में, फिर 2s में आना चाहिए, फिर 2p में आना चाहिए, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s, 3d, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। अब एक और नियम आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं, पाउली सिद्धांत। अब पाउली सिद्धांत क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पाउली सिद्धांत ने दो चीज़ों के बारे में बताए थे। उन्होंने कहा कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, मतलब एक ऑर्बिटल में केवल कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रचक्रण, प्रचक्रण मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो पहले उन्होंने ये नियम दिया कि हर एक सेल में, हर एक ऑर्बिट में, हर एक ऑर्बिट का मतलब इसमें, हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक ऊपर के डायरेक्शन में है तो दूसरे नीचे के डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। वैसे इसमें हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। भी यहाँ पे एक और चीज़ आता है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि उन्होंने बताया कि हर एक कोश में, मतलब हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 2 × n² के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बताया गया कि हर एक सेल में, हर एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 × n² के बराबर होना चाहिए। अब n क्या है, तो ऑब्वियस है कि यह मुख्य क्वांटम संख्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कहने का मतलब यहाँ पर n, तो n का मान अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर n का मान 1 रखते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये है कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहला सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। क्लियर है, तो पहला सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि n=1 में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा। उसके इस फार्मूला के हिसाब से दूसरे ऑर्बिट में 2 इंटू 2k², तो कितना हुआ, 2 दूना का 4 दूना का 8। इसका मतलब ये है कि दूसरे सेल में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। मतलब n=2 में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर यहाँ पर n का मान 3 रखते हैं, 2 इंटू 3k², तो कितना, 3 3 9 18। इसका मतलब यह है कि ये तीसरे में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना फिल कर सकते हैं, 18। गिन भी सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो यहाँ तक तो 8 हो गया। इसमें कितना घर है, 5। हर एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, और बाउ का नियम क्या बताया गया, सॉरी अब आपको बोले, इसमें ही इनका ये पाउली सिद्धांत में ही बताया गया कि हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2। तो इसमें 5 5 दूना के 10, इसमें 3 है तो 3 दूना के 6, तो 6 और 10 कितना, 16, 16 2 18। वैसे ही जब n=4 होगा, n=4 में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं टोटल, तो 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया कि हर एक सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वो फार्मूला एक दे दिए, 2 इंटू n² के बराबर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब इतना तो क्लियर है किस पर कितना इलेक्ट्रॉन। अब एक और नियम है जिसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिख देंगे। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, या बोल सकते हैं हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसका मतलब क्या है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की बात आता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। कहने का मतलब कि अगर एक यहाँ पर क्या है, ये उपकोष है, इसको हम लोग सेल बोल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि पहला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बार में एक घर में भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दूसरा नहीं भरेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा, तो पहले एक एक करके एक घर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद दूसरा जब एक बार फुल हो जाएगा तो फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है। पहले एक घर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जब वो पूरा फुल हो जाएगा तो फिर से रिवर्स में जाकर फिर से उसके बाद दोबारा भरना है। कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर जब एक से ज़्यादा घर थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए, फिर यहाँ से जब ये फुल हो गया तब जाके इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में इस प्रकार से भरेगा। क्लियर है। इस प्रकार से ये किनके नियम है, तो हम बोल सकते हैं हुंड्स का नियम दिया गया था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जिसमें बताया गया था कि हर एक कक्षक हर एक ऑर्बिट में पहले एक एक कर के इलेक्ट्रॉन भरना है, तब एक बार फुल हो जाने के बाद फिर से विपरीत दिशा में उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं कुछ एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू में सबसे पहले हम क्या लिए, हाइड्रोजन लिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑब्वियस है कि सिर्फ इस किस में भरेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन भरेगा पहला सबसे पहले किस में भरना है, 1s में भरना है। और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, एक। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, हमको पता है कि s वाला में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसलिए इसमें एक ही ऑर्बिट होता है, इसलिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। वैसे p वाला में कितना ऑर्बिट होता है, 3 ऑर्बिट होता है, तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, 6 आ सकता है। वैसे d में कितना होता है, 5 होता है, तो 5 होगा तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 5 दूना के 10। वैसे f में कितना होता है, 7 होता है, तो 7 में 7 अगर ऑर्बिट है तो कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 7 दूना के 14। इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहले 1s में सबसे पहले इसके अनुसार सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो यहाँ पर 1s लिख दिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, इसलिए इसके ऊपर s के ऊपर दिखा दिया जाता है जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो s के ऊपर लिख दिए 1। इसका मतलब बता रहा है कि पहले ये 1 बता रहा है पहला सेल, क्या बता रहा है, 1 बता रहा है पहला सेल, ठीक है। उसके बाद s बता रहा है कि किस उप सेल में, किस सब सेल में, तो s वाला सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसको अगर घर से दिखाना चाहते हैं तो घर यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसलिए इसका एक ही घर होता है और उसका एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो एक डायरेक्शन में से दिखा दी, सिंपल है। वैसे ही इसमें हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको पता है कि सबसे पहले इसी में इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, और 1s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, इसलिए कि ये s है, तो s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, इसलिए इसमें इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 2।
इसको अगर दिखाना होगा यहाँ पर तो इस प्रकार से डब्बे में दिखा सकते हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आते हैं लिथियम। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये तो क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग को 1s में ही भरना है, और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो पहले यहाँ 1s लिख दिए, 1s में 2। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑब्वियस है कि 1s के बाद यहाँ पर किस में भरना है, 2s में भरना है। अब 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये सबसे क्या है, रूल भी बताएगा, सब जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा तो इसका एनर्जी सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले इसमें भर रहे हैं, उसके बाद 2s में आएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको घर से दिखाना जाएंगे तो दोनों का घर एक एक ही होता है, दोनों एस ही है ना, ये भी एस है, ये भी एस है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ। ये है 1s का घर, ये है 2s का घर। ठीक है, वैसे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। तो 4 हो गया, तो पहले तो 1s में भरेगा, उसके बाद 2s में भरेगा, और 2s में कितना अधिकतम आ सकता है, ये भी एस ही है, ये भी कौन सा सब सेल है, एस है, और एस सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों का घर दिखा सकते हैं, ये 1s का घर हो गया, ये 2s का घर हो गया। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कि ये हो गया। अब उसके बाद ब्रॉन है, तो ब्रॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ब्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला तो 1s में भरेगा, दूसरा 2s में भरेगा, और 2s के बाद यहाँ पर कौन सा आ रहा है, 2p आ रहा है। तो 2p ऊर्जा एनर्जी लेवल किसका उसके बाद आ रहा है, 2p आ रहा है। तो 2p में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना के 4, एक ही बचा है। देखो p वाला में ऑब्वियस है कि हम लोग 6 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 5 ही हो रहा है, तो 2 दूना के 4 भर चुके हैं, तो इसमें 1 आएगा, तो 5 हो गया। सबका घर दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। ये हो गया हम लोग का 1s का घर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2s का घर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हम लोग का p का घर। तो p का घर में 3 ऑर्बिट है, 3 कक्षक है, लेकिन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा बस। वैसे ही कार्बन का दिखा सकते हैं, 1s2 2s2, टोटल कितना है, 6। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 6। इसमें अधिकतम 6 तक भर सकते हैं, इसलिए अभी इसमें भरते जाएंगे। तो यहाँ से दिखा सकते हैं, इसमें 2 1s का हो गया, इसमें 2 2s का हो गया, इसमें 3 घर है, 3 ऑर्बिट है, लेकिन इसमें भरना कितना है, 2। तो वही है कि अभी हम लोग रूल पढ़े कि भरना किस प्रकार से, पहले एक एक कर करके, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम दिया हुआ है, तो पहले एक एक कर करके भरना था। एक इसमें भर दिया तो पहले इसमें भरेंगे, और तब उसके बाद पूरा भर जाएगा, तब यहाँ से रिपीट करना शुरू करते हैं। तो इसमें 6 हो गया, तो ये कौन हो गया, 2p है, ये भी 2p है। वैसे आते हैं n वाला, तो n का कितना 7 होता है, तो पहला में 2, इसमें 2, इसमें 3। इस प्रकार से इसका कक्षक दिखा सकते हैं। अब कुछ थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे लिखते जाता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है जो कि उसके बारे में पढ़ा रहे। सबसे पहले आता है क्रोमियम आता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो क्रोमियम का 24 होता है, तो 24 को लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो पता है कि 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। 2p में कितना हो सकता है, 6। टोटल अभी कितना हुआ, 10 हुआ। हमको कितना भरना है, 24। 2p के बाद कौन आता है, 3s। 3s आता है, तो 3s में, उसके बाद हम लोग 3s में, s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। 3s के बाद कौन आता है, 3p। यहाँ से गए ना रिवर्स, और 3p में आए हैं, तो 3p में कितना आएगा, और वैसे 3p में यहाँ से 6 आएगा। p में कितना होता है, 6 होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अभी तक कितना हुआ, 12 6 18, अभी 24 नहीं हुआ। 3p के बाद कौन आता है, 4s। तो अब यहाँ पर 4s में भरेगा। 4s में कितना है, s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 18 2 20 हुआ, अभी 4 और बाकी है। 4s के बाद कौन आता है, 3d। तो 3d में आएगा, तो 3d में कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, कैसे एक्सेप्शन होता है उसको समझना है। अब बताया जाता है कि ये जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आता है, तो कोई भी सबसेल अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कोई भी कक्षक, कोई भी सबसेल या उपकोष बोलेंगे, उसमें जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ इसका घर दिखा रहे हैं। इसके पास होता है 2, और इसका घर डी का घर कितना होता है, इसमें ऑर्बिट कितना होता है, 5 होता है। अब 5 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, और इसमें 4 है,
इसमें एक और आ जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा घर इसका। तो इसको आधा भरने के चक्कर में क्या करता है कि एस वाला से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने ऊपर 5 बना देता है। दोनों के दोनों क्या हो गया, एस के पास दोगुना था तो आधा हो गया, इसके पास भी आधा हो गया। इस आधा होने के चक्कर में इसका यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है कि ये भी अपने आप को आधा बना सकता है और ये भी अपने आप को आधा बना सकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर। इस केस में दोनों आधा हो जाता है, दोनों आधा होने के बाद दोनों के दोनों ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ऐसा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलता है किसका, क्रोमियम का। वैसे ही कॉपर का देखते हैं, इसका तो सेम वैसे ही चलते जाओ। 3p 18 हो गया, ये 20 हो गया। अब इसमें कितना 29 है, तो 29 वाला है तो ऑब्वियस है कि 3d में कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो आधा और फुलफिल होने के लिए, अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए, अभी हम बोले अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है, तो ये अपना एक देकर इसको 10 बना देगा। 10 का मतलब इसका डी में क्या हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया, तो ये भी अस्थाई हो गया। इसका आधा है फिर भी क्या है, अस्थाई है। तो आधा होने पर और पूरा फुलफिल होने पर दोनों के दोनों अस्थाई होता है। इसीलिए आधा इसको एक देने में कोई दिक्कत नहीं है, आधा रहेगा तो फिर भी अस्थाई है और ये पूरा रहेगा फिर भी अस्थाई। इसीलिए क्या करता है, इस वाला इसमें क्या था, पूरा के पूरा 9 था, ऐसे एक इसका खाली था, इसमें 2 था। तो किया क्या कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर ये अपना पूरा फुलफिल कर लिया, ये आधा कर लिया, दोनों में अपने आप को क्या बना लिया, अस्थाई बना लिया। इस तरह से ये दोनों स्टार में करके लिख सकते हैं। वैसे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग पूरे टेबल का लिखे, पूरे अगर टेबल का लिखे 118 एलिमेंट का, 118 तत्व का, तो सब में कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जिसको याद कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। इस तरह से हम जिस तरह से समझाए कि अपना आधा अष्टक पूरा करने के लिए या पूरा फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का हेरफेर कर लेता है लोग, इस प्रकार से देखने को मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। अगर इसको आपको अच्छा लगा देखने में, अगर समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक। तो अगर इसी प्रकार से आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर आपको वीडियो इस चैनल पे जरूर मिलेगा। थैंक यू।